जय भीम दोस्तों। आपके अपने चैनल भूले बिसरे अतीत में आप सब लोगों का स्वागत। इस वीडियो में हम जानेंगे बाबा साहब से जुड़े कुछ उन रहस्यों के बारे में जो आज़ादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या योगदान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम लोग बाबा साहब के नाम से जानते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक मुख्य व्यक्ति थे। उनका योगदान केवल राजनीति तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने सामाजिक और मानवीय स्वतंत्रता के लिए भी संघर्ष किया। उनका मानना था कि वास्तविक आज़ादी तब तक हासिल नहीं हो सकती जब तक कि समाज में व्याप्त जातिवाद, भेदभाव और असमानता को खत्म नहीं कर दिया जाए। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ सामाजिक न्याय भी बेहद जरूरी है। इसलिए उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए, उनके अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने न सिर्फ भारत की राजनीतिक आज़ादी में भाग लिया, बल्कि उन्होंने यह निश्चित भी किया कि यह आज़ादी सभी के लिए हो, खासकर उन लोगों के लिए जो सदियों से सामाजिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हों। उनके अथक प्रयासों के कारण ही भारतीय लोकतंत्र समानता और सामाजिक न्याय की नींव पर खड़ा हो पाया। आज जब हम भारत की आज़ादी का जश्न मनाते हैं तो हमें डॉक्टर अंबेडकर के उस दूरदर्शी नेतृत्व को भी याद करना चाहिए, जिसने हमें सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी आज़ाद होने का रास्ता दिखाया। डॉक्टर अंबेडकर का योगदान सिर्फ इतना ही नहीं है, उन्होंने स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक, सामाजिक और संवैधानिक नींव रखी है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान अवसरों और न्याय का घर बने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय समाज की हर परत को बारीकी से अध्ययन किया और उस हर समस्या को खत्म करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका योगदान केवल संविधान बनाने तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण में योगदान दिया जो सामाजिक न्याय, समानता और सभी के लिए सम्मान पर आधारित हो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से भारत को एक समान, न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का सपना साकार किया। उनका योगदान केवल कानूनी प्रावधानों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र की नींव रखी जहां हर नागरिक को सम्मान और बराबरी का अधिकार मिले। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सिर्फ भारत को राजनीतिक रूप से आज़ाद होने के बजाय एक सामाजिक और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की दिशा में बहुत काम किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि स्वतंत्र भारत सभी के लिए हो, न कि सिर्फ कुछ खास वर्ग के लोगों के लिए। इसी वजह से उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में अमूल्य है। आइए उनके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले उस महत्वपूर्ण योगदान की बात करते हैं जो भारत देश के नागरिकों के लिए सबसे महान योगदान। उस महान योगदान का नाम है संविधान का निर्माण और सामाजिक न्याय। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, जिन्होंने भारतीय संविधान का रचना किया है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि एक ऐसा संविधान बनाया जाए जो सभी नागरिकों को एक साथ बांध सके। उस समय देश के बड़े बड़े नेता जो आज़ादी के लिए बड़ी बड़ी टींगे हाँक रहे थे, वे भी इस काबिल नहीं थे कि एक ढंग का संविधान का मसौदा तैयार कर सके। इस कार्य के लिए जब ब्रिटिश शासन को संविधान बनाने के लिए कोई भी नहीं मिला, तब उस समय यह कार्य डॉक्टर अंबेडकर को सौंपा गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने इस काम को बखूबी निभाया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान में सामाजिक न्याय के सिद्धांत सबसे ऊपर हो, और डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश शासन को संविधान का प्रारूप तैयार करके दिया, जो ब्रिटिश शासन के साथ साथ उस समय के सभी बड़े नेताओं को पूर्ण रूप से सही लगा। तभी डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने करीब 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और भारतीय समाज की जरूरतों के हिसाब से एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए गए। उन्होंने मौलिक अधिकारों, अस्पृश्यता का उन्मूलन और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों को संविधान में शामिल कराया, ताकि एक समतामूलक समाज का निर्माण हो सके। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया बहुत लंबी और गहन थी, जिसमें कई बैठकें और बहसें हुई। संविधान सभा में कुल 11 सत्र आयोजित किए गए, जो 2 साल, 11 महीने और 18 दिन तक चले। इन सत्रों के दौरान संविधान सभा ने कुल 165 दिनों की बैठकें की थी।
इन बैठकों में संविधान के हर एक अनुच्छेद पर विस्तार से चर्चा और बहस हुआ। ये बहसें बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इनमें सभी सदस्यों के अलग-अलग दृष्टिकोणों से हर प्रावधान पर विचार किया गया। जरूरी संशोधन प्रस्तावित किए गए और फिर सबकी सहमति से उन प्रस्तावों को संविधान में शामिल किया गया और लिखा गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर सन 1946 को शुरू हुई और 24 जनवरी सन 1950 को अंतिम बैठक के साथ समाप्त हुई। इस दिन सभी सदस्यों ने संविधान के मूल प्रति पर हस्ताक्षर किया। सन 1930-32 के गोलमेज सम्मेलनों में उन्होंने दलितों के लिए एक अलग चुनावी क्षेत्र सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की। उनका मानना था कि यह दलितों को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें अपनी आवाज उठाने का मौका देगा। लेकिन महात्मा गांधी के विरोध के बाद उन्होंने सन 1932 में एक समझौते के तहत दलितों के लिए अलग चुनावी क्षेत्र की मांग छोड़ दिया, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडलों में उनके लिए सीटें आरक्षित की गई। यह एक महत्वपूर्ण कदम था जिसने दलितों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने का मार्ग प्रशस्त किया। आजादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बने। उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित मौलिक अधिकारों को शामिल किया। उन्होंने अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को समाप्त करने का प्रावधान किया, जिसे भारतीय समाज से जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है। उनका दूसरा महान योगदान है महिलाओं के लिए अधिकार में योगदान। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति, विवाह और माता पिता की संपत्ति में समान अधिकार दिलाने का प्रयास किया। विवाह और तलाक का अधिकार महिलाओं को शादी करने और तलाक लेने का अधिकार देना। इससे पहले महिलाओं के लिए तलाक लेना लगभग असंभव था। यह अधिकार भी महिलाओं को डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से मिला है। हिंदू कोड बिल महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में समान हिस्सेदारी और कानून का अधिकार देता है, जो बाबा साहब के अथक प्रयासों का देन रहा है। हिंदू कोड बिल के माध्यम से बहुविवाह को अवैध घोषित किया गया, जिससे महिलाओं को एक सुरक्षित और सम्मानजनक वैवाहिक जीवन मिल सके। हालांकि उस समय संसद में इस बिल का भारी विरोध हुआ था, जिससे यह उस समय पारित नहीं हो पाया था। इस असफलता से निराश होकर डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में नेहरू सरकार ने इस बिल को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करके हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के रूप में पारित किया। बाबा साहब का तीसरा महान योगदान है सामाजिक न्याय। अंबेडकर ने आजादी से पहले और बाद में दोनों ही समय में दलितों और वंचितों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष किया। उनका मानना था कि सिर्फ राजनीतिक आजादी ही काफी नहीं है। जब तक कि समाज में जातिवाद और भेदभाव खत्म नहीं होगा, तब तक सच्ची आजादी नहीं मिल सकती। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा जैसे संगठन बनाए और दलितों को शिक्षित होने, संगठित होने और संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। उनका चौथा योगदान है महिला सशक्तिकरण। डॉक्टर अंबेडकर महिला अधिकारों के भी प्रबल समर्थक थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल में महिलाओं के लिए तलाक, विरासत और संपत्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रयास किया। उनका मानना था कि एक राष्ट्र की प्रगति के लिए महिलाओं की आज़ादी और समानता होना बहुत जरूरी है। कानून मंत्री के तौर पर उन्होंने महिला अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को तलाक, विरासत और संपत्ति के मामले में समान अधिकार दिलाना। उन्होंने महिलाओं को बाल विवाह और देवदासी प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का पांचवा महान योगदान है समानता का अधिकार। उन्होंने संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन का कानून बनाया, जिससे सदियों से चली आ रही छुआछूत की प्रथा को कानूनी तौर पर खत्म कर दिया गया। बाबा साहब का छठा महान योगदान है प्रतिनिधित्व और आरक्षण में योगदान। उन्होंने पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान किया। उनका मानना था कि जब तक इन वर्गों के लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष उपाय नहीं किए जाएंगे, तब तक वे समानता का एहसास नहीं कर पाएंगे। बाबा साहब का सातवां योगदान था मौलिक अधिकार। उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया, जो हर नागरिक को बोलने की आज़ादी, धर्म की आज़ादी और शोषण के खिलाफ खड़े होने का अधिकार जैसे बुनियादी हक देते। बाबा साहब दलितों और वंचितों के लिए भी महान योगदान दिए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा दलितों और वंचितों को उनके हक दिलाने में लगा दिया।
उन्होंने गांधी और कांग्रेस से भी कई मुद्दों पर असहमति जताई, क्योंकि उनका मानना था कि राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ सामाजिक आज़ादी भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने मूक नायक और बहिष्कृत भारत नाम से साप्ताहिक अखबार का संपादन करके दलितों की समस्याओं को बड़े जोर शोर से उठाया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए जागरूक किया। बाबा साहब का नौवां महत्वपूर्ण योगदान आर्थिक और राजनीतिक योगदान है। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक समाज सुधारक ही नहीं बल्कि एक प्रखर अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहराई से अध्ययन किया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन्हीं के विचारों और शोध का महत्वपूर्ण योगदान था, जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। उनका महत्वपूर्ण शोध द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज के माध्यम से भारतीय मुद्रा की स्थिरता को लेकर आरबीआई की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आरबीआई की स्थापना के लिए बनाई गई हिल्टन यंग आयोग को दिए गए उनके सुझावों को काफी महत्व दिया गया था। उन्होंने भारत के वित्तीय और मौद्रिक प्रणाली को स्थिर करने के लिए कई महत्वपूर्ण विचार दिए, जिनका उपयोग आज भी किया जाता है। बाबा साहब का 10वां योगदान सामाजिक क्रांति में योगदान। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म में व्याप्त जातिगत भेदभाव से निराश होकर सन 1956 में बौद्ध धर्म में वापसी कर लिया था। उनके साथ लाखों दलितों ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। यह सिर्फ एक धार्मिक पुनर्जागरण नहीं था, बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक क्रांति थी। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म समानता, न्याय और करुणा के सिद्धांतों पर आधारित है। यह कदम दलितों और वंचित समाज को एक रास्ता दिखाता है जिसमें वे अपने देश में बिना किसी भेदभाव के आत्मसम्मान के साथ जी सकें। डॉक्टर अंबेडकर का शिक्षा के प्रति भी बहुत गहरा योगदान। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि शिक्षा ही वह सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता। उन्होंने अपने पूरे जीवन में शिक्षा के महत्व पर बहुत जोर दिया। उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जिसके तहत मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज, औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज जैसे कई शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए गए। उनका प्रसिद्ध नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यह नारा आज भी वंचितों और पिछड़े वर्गों को प्रेरणा देता है, जो महिलाओं के लिए भी बहुत प्रेरणादायक मंत्र है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि महिलाओं का सशक्तिकरण केवल कानून से नहीं बल्कि शिक्षा और जागरूकता से ही होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने श्रम और औद्योगिक विकास में भी बहुत योगदान दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने श्रम मंत्री के रूप में भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने मजदूरों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कई नीतियां बनाई। उन्होंने कारखानों में काम को 14 घंटे से घटाकर 8 घंटे करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा, कर्मचारी भविष्य निधि, ईपीएफ जैसी योजनाओं की नींव रखी, जो आज भी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती। पानी और बिजली प्रबंधन में भी डॉक्टर अंबेडकर का बहुत गहरा योगदान रहा। बहुत कम लोग जानते हैं कि अंबेडकर ने देश में पानी और बिजली के प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब वे वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य थे, तब उन्होंने भारत के जल और बिजली संसाधनों के प्रबंधन में अहम भूमिका निभाई। केंद्रीय जल आयोग, सेंट्रल वाटर कमीशन और केंद्रीय तकनीकी विद्युत बोर्ड, सेंट्रल टेक्निकल पावर बोर्ड की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान। वे देश में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना और सोन नदी परियोजना जैसी कई मुख्य परियोजनाओं को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्यों का पुनर्गठन में भी डॉक्टर अंबेडकर का बहुत योगदान रहा है। आज़ादी के बाद भारत में राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने की मांग उठने लगी थी। उन्होंने यह सुझाव दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो, लेकिन इससे प्रशासनिक सुविधा और राष्ट्रीय एकता पर कोई भी नकारात्मक असर नहीं पड़ना चाहिए। इस मुद्दे पर डॉक्टर अंबेडकर ने महाराष्ट्र एज अ लिंग्विस्टिक प्रोविजंस और थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स जैसी पुस्तकों के माध्यम से अपनी राय रखी है। उन्होंने यह मानते हुए कि छोटे राज्य बेहतर प्रशासन और विकास सुनिश्चित कर सकते हैं, उसी तर्ज पर तेलंगाना और विदर्भ जैसे छोटे राज्यों के गठन का भी समर्थन किया। आर्थिक नीतियां और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में डॉक्टर अंबेडकर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान। अंबेडकर भारतीय संसदीय लोकतंत्र के एक मजबूत समर्थक थे। उनका मानना था कि संसदीय व्यवस्था ही एकमात्र तरीका है जिससे देश के सभी वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सकता है। उन्होंने संसदीय प्रक्रियाओं और नियमों पर जोर दिया ताकि सरकारें जवाबदेह और पारदर्शी बनी रहे। उन्होंने संविधान में समान मताधिकार का प्रावधान किया, जिससे हर नागरिक, हर भारतीय, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी लिंग का हो या कोई भी पद पर हो,
उसे वोट देने का अधिकार मिलेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने एक आधुनिक और प्रगतिशील भारत की नींव रखी, जो सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और मजबूत लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं के अधिकारों को संविधान में शामिल किया जाए। अनुच्छेद 14 में उन्होंने समानता का अधिकार दिया। यह कानून के समक्ष सभी को समान मानता है और लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा भेदभाव निषेध। यह राज्य को धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने से रोकता। समान काम के लिए समान वेतन। यह अनुच्छेद 39 ग में सुनिश्चित किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर काम के लिए समान वेतन मिले। मातृत्व सहायता अनुच्छेद 42 में रखा गया है। यह राज्य को मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने का निर्देश देता है, जिससे कामकाजी महिलाओं को सुरक्षा मिलता है। उन्होंने खान मातृत्व लाभ अधिनियम जैसे कानून बनाए, जिनमें खदानों में काम करने वाली महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ सुनिश्चित किया गया। उन्होंने महिलाओं को उनके काम के लिए समान वेतन और बेहतर कामकाजी माहौल दिलाने की वकालत भी किया है। इस प्रकार हमने बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के उन पहलुओं के बारे में जाना है जो सामान्य तौर पर सभी लोगों को पता नहीं चल पाता। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो कृपया वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुमूल्य कमेंट अवश्य करें।